नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। G20 समिट में शामिल होने आ रहे विदेशी मेहमानों के स्वागत में उत्तराखंड पलक पावड़े बिछाने को तैयार है। भ्रष्टाचार से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों और नई तकनीक पर चर्चा के साथ ही मेहमानों को उत्तराखंड की संस्कृति सभ्यता से रूबरू कराया जाएगा और साथ ही गंगा दर्शन विदेशियों के लिए प्रमुख आकर्षक रहेगा। वही विदेशी अतिथियों के स्वागत तिलक लगाकर तुलसी की माला पहनाते हुए किया जाएगा। इसलिए मुनि की रेती, लक्ष्मण झूला और ऋषिकेश में गंगा घाटों को अयोध्या की तर्ज पर घी के दियों से सजाया जाएगा और गंगा तट पर रिफ्लेक्शन लाइटें भी लगाई जाएंगी ताकि सूर्यास्त के समय गंगा में अद्भुत नजारा दिखे। और वहीं G20 समिट के तहत 3 वर्किंग ग्रुप की बैठक भी है उत्तराखंड में होगी, जहां पर पहली बैठक 25 से 27 मई, दूसरी बैठक 26 से 28 मई के बीच होगी। इसमें सैकड़ों की संख्या में G20 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने संबंधित जिलों के प्रशासनिक अफसरों के साथ तैयारियां तेज कर दी है और वही अतिथियों का भव्य स्वागत कर उत्तराखंड की माटी की खुशबू को G20 देशों तक पहुंचाने की कोशिश है। बताते चले कि योजना के अनुसार G20 देशों में बसे विदेशी मेहमानों से संपर्क की योजना बनाई गई है और उन देशों में उत्तराखंड के लोगों से संवाद किया जा रहा है। उनसे उम्मीद की गई कि वे यहां आने वाले मेहमानों को प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता के बारे में बताएं और विदेशी दूतावासों को भी मदद ली जाएगी। वही G20 देशों के यहां पर पढ़ रहे छात्रों से भी संपर्क किया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। संविदा और बेरोजगार स्टाफ नर्से महासंघ ने बताते चले कि सचिवालय कूच किया है, जहां पर सचिवालय से पहले ही पुलिस ने कूच को रोक लिया है। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई गई और महासंघ ने मुख्यमंत्री को बताया कि नर्सेस भर्ती में दूसरे राज्य के लोग फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन कर रहे हैं, इस पर रोक लगाई जाए। और इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति फर्जी स्थायी निवास के आवेदन करता है तो उसकी जांच की जाएगी। और वहीं सचिवालय कूच में पूरे प्रदेश के सैकड़ों नर्सिंग बेरोजगारों ने हिस्सा लिया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हरिकृष्ण बिलवार ने कहा कि नर्सिंग को भर्ती 12 सालों के बाद बताई गई है और वहीं इसके लिए लोग 134 दिन लगातार एकता विहार में धरने पर बैठे थे। तो 3 जनवरी 2023 को 1564 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था। इसके बाद श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के संविदा पर काम करने वाले राजस्थान के नर्सिंग आवेदकों की ओर से उच्च न्यायालय से केस दायर कर वहां से प्रोविजनल परमिट भी लिया गया है। वहीं कुछ लोग फर्जी स्थायी निवास बनाकर आवेदन कर रहे हैं और कूच में रवि सिंह रावत, महिपाल सिंह, पुष्कर सिंह, अरविंद रावत और अरविंद चौहान, जगदीप बिष्ट, प्रतिम गणेश और प्रवीण भी शामिल हैं। जो बैठक करी है उसमें सभी शासन के सभी अधिकारी थे और हमारा गुड गवर्नेंस कैसे आए, कैसे लोगों को समाधान मिले, कैसे चीज़ों का सरलीकरण हो, कैसे आउटपुट अच्छे आएँ और जल्दी आएँ और जो पेंडेंसी है वो कम से कम हो, हमारे राज्य का कैसे रेवेन्यू बढ़ेगा, कैसे हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो और अच्छी होंगी, उन सभी पर हमने आज चर्चा की है। और इसके साथ साथ मितव्ययिता है, पारदर्शिता है, ये हमारा मूल मंत्र रहेगा उन सभी को लेकर। इसके साथ साथ अपनी सरकार जनता के द्वार करके इंटरनेट और टेक्नोलॉजी। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय भगत सिंह कोश्यारी का रुद्रपुर आने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया है। जिसके बाद गिल रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में भगत सिंह कोश्यारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के आचरण में शुद्धता लानी चाहिए, इससे समाज के अंदर अच्छा वातावरण बनता है। वहीं नेताओं को भी अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए और जनता के हितों में ईमानदारी के साथ सेवा करनी चाहिए। कार्यक्रम संयोजक बीजेपी के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने भगत सिंह कोश्यारी का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा उत्तराखंड के अंदर बीजेपी को खड़ा करने का काम किया गया और हमारे जैसे
असंख्यक कार्यकर्ताओं का भी निर्माण किया गया है। विकास शर्मा ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत के लोकप्रिय नेता हैं। तो बताते चले कि राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय भगत सिंह कोश्यारी का रुद्रपुर आने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया और जिसके बाद गिल रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में भगत सिंह कोश्यारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के आचरण में शुद्धता लानी चाहिए और इससे समाज के अंदर अच्छा वातावरण बनता है और साथ ही साथ नेताओं को भी अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए और जनता के हितों में ईमानदारी के साथ सेवा करनी चाहिए। वहीं आपको बताते चले कि कार्यक्रम संयोजक बीजेपी के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने भगत सिंह कोश्यारी का स्वागत किया और साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर बीजेपी को खड़ा करने का काम किया है कोश्यारी ने और हमारे जैसे असंख्यक कार्यकर्ताओं का भी निर्माण किया गया है। विकास शर्मा ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत के लोकप्रिय नेता हैं। तो वहीं महंगाई की मार थमने का नाम ले रही है। आपको बता दें कि पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि के बाद आम लोगों की कमर पहले से ही टूटी हुई है और अब महंगाई की मार रसोई पर भी बोझ बन गई है। मार्च महीने की शुरुआत में ही घरेलू एलपीजी गैस और कमर्शियल गैसों के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है जिससे गृहिणी की रसोई पर भारी बोझ पड़ गया है। तो वहीं गैस के दामों में की गई बढ़ोतरी के बाद विपक्ष भी सरकार को घेरने में लगी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि आम जनता पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोगों के पास रोजगार नहीं और पेट्रोल और डीजल से लेकर सभी सामान पर महंगाई बढ़ गई है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब घरेलू गैस के सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी और कमर्शियल पर 350 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने से आम आदमी की कमर पूरी तरह से टूट गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले का कांग्रेस विरोध करती और इस महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर पूरे तरीके से सरकार के इस फैसले का भी कांग्रेस विरोध करेगी। तो बताते चले कि एलपीजी पे बढ़ते दामों को लेकर बीजेपी के इस फैसले को कांग्रेस ने विरोध किया है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस बढ़ते दामों को लेकर गृहिणी की रसोई पर भी भारी बोझ पड़ गया है। वहीं गैस के दामों में की गई बढ़ोतरी के बाद विपक्ष भी सरकार को लगातार घेरने में लगी हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और उन्होंने कहा कि आम जनता पर महंगाई का बोझ लगातार ही बढ़ता जा रहा है और लोगों के पास रोजगार नहीं है और पेट्रोल और डीजल से लेकर सभी सामान पर महंगाई बढ़ गई है और अब घरेलू गैस की सिलेंडर भी 50 रुपए की बढ़ोतरी और कमर्शियल पर 350 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने से आम आदमी की कमर पूरी तरह से टूट गई है। महंगाई के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और लगातार महंगाई को बढ़ा रही है। 50 रुपए के लगभग घरेलू सिलेंडर पर बढ़े हैं और लगभग 350 से ज़्यादा कमर्शियल सिलेंडर पर पैसे बढ़ गए हैं। गरीब आदमी, सामान्य व्यक्ति, जो मध्यम वर्ग है, उनकी कमर तोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गैस के भाव काफ़ी घटे हैं और यहाँ है कि इन्होंने सामान्य व्यक्ति की जेब पर डाका डालने का ये काम कर रही है सरकार। उत्तराखंड उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश का पहला राज्य बन गया। इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण के पश्चात सर्वाधिक 48 बच्चे डिग्री कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जबकि पूरे भारत में साल में यह 27% है। यह बात उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा सभागार में अधीनस्थों की बैठक में लेते हुए कही। रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना था 2030 तक उच्च शिक्षा में 50% बच्चा शिक्षा ग्रहण करे, जबकि उत्तराखंड में 2023 में ही यह मुकाम हासिल कर लिया गया है।
साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 109 विश्वविद्यालय को भवन निर्माण के लिए भूमि का आवंटन हो गया है और साल 2024 तक प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के भवनों का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने उच्च शिक्षा को निर्देश दिए जाने पर विद्यालयों में 180 दिन पढ़ाई कराई जाए और बच्चों की उपस्थिति भी 180 दिन का अनिवार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रत्येक बच्चे का ई ग्रंथालय में पंजीकरण अनिवार्य कराया जाए और साथ ही साथ उच्च शिक्षा में प्रोफेसरों और स्टाफ का ट्रांसफर को ऑनलाइन भी कर दिया जाए, जिससे पारदर्शिता भी बनी रहेगी। तो बताते चले कि धन सिंह रावत ने ये बताया है कि जहां पर पूरे भारत में साल में ये 27% है और वहीं उन्होंने ये भी बोला कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा सभागार में अधीनस्थों की बैठक में लेते हुए ये बात कही, जहां पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना था कि 2030 तक उच्च शिक्षा में 50% बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, जबकि उत्तराखंड ने 2023 में ही ये मुकाम हासिल कर लिया है। और साथ ही साथ उत्तराखंड में 109 विश्वविद्यालयों का भी भवन निर्माण करने के लिए भूमि का आवंटन हो गया है और साल 2024 तक प्रदेश के सभी विद्यालयों का भवन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। और साथ ही उच्च शिक्षा को निर्देश दिए गए कि विद्यालयों में 180 दिन पढ़ाई कराई जाए और बच्चों की उपस्थिति भी 180 दिन जरूरी है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रत्येक बच्चों का ई ग्रंथालय में पंजीकरण अनिवार्य कराया जाए और उच्च शिक्षा में प्रोफेसरों और स्टाफ का ट्रांसफर को ऑनलाइन कर दिया जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। सबसे पहले तो हम अपने प्रदेश में 25 नए मॉडल कॉलेज बना रहे हैं और ये मॉडल कॉलेज ऐसे होंगे कि यहाँ छात्रावास भी होंगे, ई ग्रंथालय भी होंगे, खेल का मैदान भी होगा, पूरी फैकल्टी होगी और NEP 2020 में हम पूरे देश में ये पहला राज्य है कि जो कि 25 नए मॉडल कॉलेज अपने राज्य में स्थापित कर रहे हैं। दूसरा हमने कहा है कि शिक्षा विभाग को कि हर डिग्री कॉलेज में एंटी ड्रग कमेटी बनानी है। सबसे पहले तो हम अपने प्रदेश में चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत इस बार चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और बेहतर करने का दावा कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की माने तो इस बार एली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से यात्रा के दौरान मरीजों को समय रहते उपचार दिया जा सकता है। और साथ ही साथ मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान इस बार यात्रा मार्गों पर मेडिकल कॉलेजों की फैकल्टी को भी तैनात की जाएगी और जिससे ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं यात्रा के दौरान उपलब्ध हो सके। तो चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इस बार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और बेहतर करने का दावा कर रहे हैं। और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की माने तो इस बार हेली एम्बुलेंस सेवा भी शुरू होने से यात्रा के दौरान मरीजों को समय रहते उपचार दिया जा सकता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान इस बार यात्रा मार्गों पर मेडिकल कॉलेजों की फैकल्टी को भी तैनात की जाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं यात्रा के दौरान उपलब्ध हो सके। देखिए, इस बार ये संभावना है कि चारधाम यात्रा में 50 लाख से ज़्यादा लोग आने की संभावना है और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने भी 2 बार समीक्षा कर दी है। मैं भी रुद्रप्रयाग जिला, पौड़ी जिला, टिहरी जिले की समीक्षा बैठक करके आ गया हूँ और जल्दी जो है हम लोग एक स्वास्थ्य की बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस बार ये सोचा जा रहा है कि भाई कोई भी यात्री स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी को कोई दिक्कत ना आए और जो प्रस्ताव हमने भारत सरकार को दिया था हम कि एयर एम्बुलेंस सेवा हमको दी जाए, भारत सरकार ने उसको भी स्वीकार। अंकिता भंडारी की मां पौड़ी में शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। इस दौरान उन्होंने डीएम पौड़ी आशीष चौहान से मुलाकात की। अंकिता की मां ने कहा कि बेटे की सीए की पढ़ाई छूट गई है और उनके पति बीमार चल रहे हैं, लेकिन परिवार की
कोई सुध तक नहीं ले रहा। अंकिता की मां ने कहा कि पूर्व में सरकार ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए। वहीं अंकिता की मां ने यह भी कहा कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलने में भी लेट लतीफी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीरता से नहीं दिखाई दे रही। आपको बता दें कि उनके पति का कुछ माह पहले हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर 2022 को सीएम से दूरभाष पर कहा था कि आप अंकिता के शव की होने का दो, आपकी सभी मांगे पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन अब हमारी मांगों पर आज तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सोनी भंडारी ने मांगों का जल्द समाधान नहीं होने पर 6 मार्च से डीएम कार्यालय परिसर में परिवार और ग्रामीणों के साथ आंदोलन की भी चेतावनी दी है। मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि उन्होंने हमसे, सीएम धामी जी ने हमसे वादा किया था, मेरे पति से भी, कि जब मेरे बेटे की अंत्येष्टि की थी तो उन्होंने कहा था कि आप जो मांग रखोगे हम पूरे करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी मांग पे हमारे 5 महीने हो गए, हम दर के ठोकरे खा रहे हैं। कभी नैनीताल भाग रहे तो कभी कहीं भाग रहे, कभी कहीं भाग रहे। अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिला। उनके जो अंकिता भंडारी की माताजी अपने बेटे की जॉब के लिए जो बात कर रही थी, तो उस संबंध में हम लोगों ने उनके बेटे से बात करते हुए THDC में CA आर्टिकलशिप के लिए, जिसमें 15,000 का स्टाइपेंड का के प्रावधान है, वो सारी मतलब उससे संबंधित कॉल लेटर उस बच्चे को मिल भी चुका है, और हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि परिवार की जो मदद हो उसके लिए हम ट्राई करें। खबर विकास नगर से, जहां अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान छेड़ते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी दौरान तहसील क्षेत्र के कुल्हाल, धर्मवाला, न्यायगांव, हरबटपुर और झाझरा आदि क्षेत्रों में दिन रात उप खनिज कार्यों में लगे वाहनों की चेकिंग अभियान भी जारी है, जिसके चलते अब कोतवाली विकास नगर क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक वाहनों को अवैध खनन और ओवरलोड से सीज कर दिया गया है। तो वहीं तहसील प्रशासन की ओर से अवैध उप खनिज भंडारों पर छापामारा भी कार्रवाई करते हुए भंडारों को सीज कर दिया गया है, जबकि तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन की अलग अलग टीमों को अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई भी अब जारी कर दी गई है, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। तो वही कार्रवाई को लेकर एसडीएम विकास नगर विनोद कुमार का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है, जो आगे भी जारी रहेगी और अवैध खनन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विकास नगर के में जितने भी अवैध रूप से लोगों के द्वारा खनन सामग्री का भंडारण किया गया है, उन पे आज सुबह से ही कार्रवाई जारी है। अभी 5 जगहों पे कार्रवाई की गई है और आगे इसको लगातार जारी रखेंगे। तो कितना अभी तक जो बरामद हुआ है, कितने क्वांटिटी में हुआ? अभी जो 5 जगह पे किया गया है उन पे सुपुर्दगी भी लोगों की दी गई है और उसका कैलकुलेशन वगैरह किया जा रहा है, और पूरी डिटेल आज शाम तक जो कार्रवाई होगी उसके बाद। तो वहीं सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में होली का इतिहास यूं ही समृद्ध नहीं रहा। अल्मोड़ा में शहर हो या फिर गांव, होली की चहल से सरोबार ही। वहीं अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में चीर बंधन के बाद महामृत्युंजय की पूजा अर्चना के साथ पुजारियों और ग्रामीणों में परंपरागत होली की गीतों का वाद्य यंत्रों के साथ होलियारों ने मंदिर परिसर में होली की शुरुआत की और प्रतिदिन होली का आयोजन होली दहन तक किया जाता है। होली का इतिहास यूं ही समृद्ध नहीं रहा है। वहां पर अल्मोड़ा में शहर हो या फिर गांव, होली की चहल से सराबोर है। और वहीं अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में चीरबंधन के बाद मृत्युंजय की पूजा अर्चना के साथ पुजारियों और ग्रामीणों ने परंपरागत होली गीतों की वाद्य यंत्रों के साथ होलियारों ने मंदिर परिसर में होली की शुरुआत की और प्रतिदिन होली का आयोजन होलिका दहन तक किया जाता है। आज 2 मार्च के दिन जागेश्वर धाम में चीर बंधन यानी कि चीर का डंका बनाया गया है और कई वर्षों से ये जागेश्वर धाम में प्रचलन है। और ये विशेष यहाँ पर एक तरफ से माने तो बहुत हमारे
उत्तराखंड का बिल्कुल प्रख्यात है ये चीज़। तो यहाँ पर अब प्रत्येक दिन ढोल नगाड़े के साथ हर गांव में भ्रमण होगा, सारी जनता इसके पीछे जाएगी और इसका विशेष उत्साह के साथ नवयुवक हैं सभी लोग इसका आनंद लेते हैं और ये हमारे हिंदू धर्म का विशेष त्योहार है होली पर्व। आज 2 मार्च के दिन अल्मोड़ा में पहली बार सोच संस्था की पहल पर सैनिटरी पैड बैंक की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंद छात्राओं, युवतियों और महिलाओं को फ्री में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना है। वहीं आपको बता दें कि सोबन सिंह ने जाना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जगत सिंह बिष्ट और विभागाध्यक्ष समाज शास्त्र प्रोफेसर इला शाह ने संयुक्त रूप से पैड बैंक का उद्घाटन किया। बता दें कि आशीष और उनकी टीम पिछले 3 साल से अल्मोड़ा जिले के स्कूलों और दूर दराज गाँवों में जाकर महिलाओं और छात्रों को पीरियड्स को लेकर जागरूक कर रहे हैं। और आशीष ने ये भी बताया कि शुरुआत में महिलाएं इस विषय पर खुलकर बात नहीं करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोग इस विषय पर जागरूक हो रहे हैं और खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। वहीं सोच संस्था के संस्थापक आशीष पंत ने बताया कि इसी को ध्यान में रखते हुए महिलाओं और बालिकाओं के हित में पैड बैंक शुरू किया गया, जहां पर सोच संस्था का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और युवतियों को पीरियड्स के दौरान स्वच्छता को लेकर जागरूक करना है। गांव में बहुत सारी जो महिलाएं हैं उन्हें जानकारी नहीं है सैनिटरी नैपकिन के बारे में, और भी बहुत सारी बातें हैं पीरियड से रिलेटेड जो उन्हें पता होनी चाहिए, लेकिन उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है क्योंकि इतनी एजुकेशन नहीं है अभी तक गांव में। तो जो हमारी संस्था है वो एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड करती है। और दूसरी चीज़ है जो भी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सैनिटरी नैपकिन को यूज़ कैसे करना है, डिस्पोज़ कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हमारी संस्था उन्हें बताती है। और जब हम प्रोग्राम्स करने जाते हैं वहाँ पे तो हम देखते हैं कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि सैनिटरी नैपकिन क्या है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक इशू है जिसको सॉल्व जल्द से जल्द हमें करना है और हमारी संस्था काम कर रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।